हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को नमस्कार। मैं अमिता माली, बॉटनी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपके बीएससी फर्स्ट के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट को हम कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सेल ऑर्गेनल्स, विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में अब आज के इस वीडियो में फ्लैजेला एंड सीलिया यानी कशाभिकाएँ और पक्षमाभ, कशाभिकाएँ एवं पक्षमाभिकाएँ या फ्लैजेला एंड सीलिया सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। तो आपने नाम सबने इनके सुने होंगे, 12th में आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में कुछ, तो मालूम होगा कि ये क्या होते हैं। ये वैसे तो मूवमेंट के लिए, गति के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनके और भी बहुत से काम होते हैं। इनकी क्या संरचना होती है और क्या फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। निम्न प्राणियों तथा अधिकांश युग्मकों में गति के लिए कुछ तंतु समान रचनाएं होती हैं जो कोशिका से बाहर निकले रहती है। लंबी तंतुक रचनाओं को फ्लैजेला, जो लंबी रहती है उनको तो फ्लैजेला कहते हैं, और जो छोटी होती है उनको, छोटी सूक्ष्म रचनाओं को सीलिया कहते हैं। लंबी को फ्लैजेला और जो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं उनको सीलिया कहते हैं, यानी कि पक्षमाभ कहते हैं। संख्या तथा आकार के अतिरिक्त इनमें अन्य कोई रचनात्मक व क्रियात्मक अंतर नहीं होता है। मतलब ज़्यादा ऐसा कोई अंतर है नहीं इनमें। कशाभिकाएँ जो होती है फ्लैजेला, संख्या में कम होती है लेकिन लंबाई में अधिक होती है, जबकि सीलिया संख्या में अधिक होती है और लंबाई में छोटी होती है। तो ये थोड़ा बहुत मुख्य अंतर है इनमें। जो कशाभिकाएँ हैं संख्या में कम है लेकिन लंबाई में अधिक होती है, और वो संख्याओं में ज़्यादा है और लंबाई में छोटी होती है। दोनों रचनाओं की गति या विस्पंदन में भी थोड़ा अंतर होता है। कशाभ स्वतंत्र रूप से, जबकि पक्ष्म लंबाकार रूप से विस्पंदित होते हैं। पक्ष्मों की गति दो प्रकार की होती है। जब एक पंक्ति के सभी पक्ष्म एक साथ विस्पंदित होते हैं तो इस गति को सिंक्रोनस कहते हैं। इसके विपरीत, जब एक पंक्ति के सभी पक्ष्म एक के बाद एक विस्पंदन करते हैं तो इस गति को मेटाक्रोनस कहते हैं। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि जो सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस गति को परिभाषित करिए। विस्पंदित होने का मतलब है कि जो मूवमेंट करते हैं ना, वो चलने के लिए, गमन के लिए जो भी मूवमेंट होता है उनका, तो वो टर्म विस्पंदन उससे मतलब है। चलने की गति यानी किस प्रकार से चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो चीज़ है। मूवमेंट किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो दो टर्म अपने पास आई है, सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस। तो जब एक साथ सारे जो पक्ष्म हैं या जो भी फिलामेंट है, जब दो फिलामेंट है तो अगर एक साथ कर रहे हैं तो सिंक्रोनस, अलग अलग कर रहे हैं, जैसे एक के बाद एक इसने किया फिर उसने किया, तो वो कंडीशन कहलाती है मेटाक्रोनस। अब हम इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला देखते हैं कि परा संरचना क्या होती है फ्लैजेला एंड सीलिया की। पक्ष्म तथा कशाभों की आधारभूत संरचना समान होती है, दोनों की समान होती है स्ट्रक्चर। बस जो मॉर्फोलॉजिकल है वो ही डिफरेंट है कि वो लंबे हैं या छोटे हैं, बाकी जो आधारभूत संरचना वो समान होती है। और एक कशाभ 9+2 प्रारूप के अनुसार संरचित होता है। अब ये 9+2 संरचना क्या होती है? 9+2 प्रत्येक पक्ष्म, या वो हम देखते हैं इसकी परा संरचना में, आगे डायग्राम में देखते हैं कि 9 जो तंतु है वो बाहर की ओर और जो 2 तंतु है वो अंदर की ओर अरेंज्ड रहते हैं। प्रत्येक पक्ष्म या कशाभ दोनों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये सीलिया के बारे में भी और फ्लैजेला के बारे में भी। तो प्रत्येक पक्ष्म या कशाभ 3 भागों का बना होता है। केंद्रीय अक्ष सूत्र यानी कि सेंट्रल एक्सोनीम दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल में जो सेंट्रल है
और पेरिफेरल फाइबर्स, परिधीय सूत्र, कोशिका द्रवी या मैट्रिक्स, ये तीन चीज़ इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में रहती हैं। सेंट्रल एक्सोनीम या केंद्रीय अक्ष सूत्र, परिधीय सूत्र या पेरिफेरल फाइबर्स और कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स। पक्ष्म के केंद्र में दो सूक्ष्म रेशे या नलिकाएं होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए। पक्ष्म के केंद्र में दो सूक्ष्म रेशे या नलिकाएं होती है। बीच में जो दो सेंट्रल सिंगलेट आपको दिख रहे हैं ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो इसकी संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। इस तरीके से ये जो बीच के जो सेंट्रल सिंगलेट है माइक्रोट्यूब्यूल, ये पूरे उससे फैले रहते हैं। ये आपको टीएस है, ये टीएस है। अब इसका लंबाई में पूरी नीचे तक रहती है, क्योंकि नलिकाकार संरचना होती है इनकी। इन्हें केंद्रीय अक्ष सूत्र कहते हैं, सेंट्रल सिंगलेट। दोनों नलिकाएं पृथक पृथक रहती है। दो डिफरेंट ट्यूब्यूल है, लेकिन एक सेतु द्वारा, एक ब्रिज के द्वारा संयुक्त रहती है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो ब्रिज बना हुआ है, दोनों नलिकाओं को जोड़ा हुआ है। और ये प्रत्येक सूक्ष्म नलिका 13 तंतुकों से बनी होती है, जो प्रोटीन से निर्मित होती है। पक्ष्म के परिधीय क्षेत्र में दो द्विक यानी कि डबलेट जुड़े हुए आपस में, सिंगल सिंगल दो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको डबलेट बोला है। ऐसे 9 होते हैं। प्रत्येक द्विक में दो उपतंतु होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 2 डबलेट दिख रहे होंगे परिधीय सूत्र में आपको। इन्हें ए सब फाइबर और बी सब फाइबर कहते हैं। सब यूनिट ए और सब यूनिट बी आपको दिखाई दे रही होगी। ए तथा बी उपतंतु परस्पर संयुक्त होते हैं। ए उपतंतु 13 व बी उपतंतु 11 रेशों की बनी होती हैं। ये रेशे भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। ए तथा बी उपतंतु इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि इनमें अनुप्रस्थ 8 यानी कि ट्रांसवर्स 8, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 की आकृति बन जाती है। 8 जो संख्या होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। दोनों उपतंतुओं का संयोजन नेक्सिन द्वारा होता है। ये जो नेक्सिन प्रोटीन होता है, उसके द्वारा, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी नेक्सिन प्रोटीन। उसमें देखिए आप कि दोनों उपतंतुओं का संयोजन नेक्सिन द्वारा होता है। प्रत्येक ए उपतंतु से 2 सूक्ष्म भुजाएं निकलती है। आपको दिख ही रही होगी, जो छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है, स्पोक दिखाई दे रहे हैं, स्पोक हेड, वो ए से निकलती है। और इन्हें डाइनिन भुजाएं कहते हैं। ये डाइनिन है, इनको हम डाइनिन कहते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में, ये डाइनिन है। क्योंकि ये डाइनिन प्रोटीन से निर्मित होती है, तो इन्हें डाइनिन कहते हैं। सभी 9 चित्रों की डाइनिन भुजाएं एक ही दिशा में विन्यासित होती है। डाइनिन के अतिरिक्त ए व बी उपतंतुओं में ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होता है। देखो, ट्यूबुलिन प्रोटीन तो होगा ही, क्योंकि ये जो संरचना है फ्लैजेला और सीलिया की, जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, वो माइक्रो ट्यूब्यूल से बनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि माइक्रो ट्यूब्यूल से बनी है, तो माइक्रो ट्यूब्यूल तो अपने आप में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, तो इसीलिए इसमें माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन भी होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होता है। इन दोनों प्रोटीनों की इंटरैक्शन से कशाभिकाएं तथा पक्ष्म गतिमान होते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। ए तथा बी सूक्ष्म नलिकाएं लंबाई में असमान होती हैं। प्रत्येक ए उपतंतु से एक और भुजा निकलती है, जो केंद्रीय अक्षीय सूत्र से संयुक्त होकर संपूर्ण पक्ष्म को आधार प्रदान करती है। ये बीच के 2 आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो 9 है पेरिफेरल, वो भी जुड़े होते हैं, लेकिन एक हल्का सा फाइबर जो होता है फिलामेंट, उससे ये केंद्र के और परिधीय जुड़े हुए रहते हैं। उससे क्या होता है, संयुक्त होकर संपूर्ण पक्ष्म को आदान प्रदान करती है। 2 केंद्रीय अक्ष सूत्र तथा एक द्विक परिधीय सूत्र मैट्रिक्स द्वारा घिरे होते हैं। कशाभ की उत्पत्ति आधारी कणा से होती है, जो स्वयं सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है और कोशिका द्रव्य में स्थित होती है। अगर हम केमिकल दृष्टि से देखें तो केमिकल दृष्टि से कशाभिकाएं मुख्यतः प्रोटीन, जो कि 70 से 84% होती है,
लिपिड जो कि 13 से 23% तथा न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। प्रोटीन्स मुख्यतः ट्यूबुलिन तथा डाइनिन प्रकार के होते हैं। दोनों प्रोटीन आ गई अपनी, ट्यूबुलिन भी और डाइनिन भी। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसा कि हम संरचना को डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसकी जो संरचना है 9+2 कैसे बनी होती है। 9 जो है पेरिफेरल है, 2 जो है बीच में है। अब इसके कार्य देखते हैं। इसके कार्य में कि सूक्ष्म जंतु जैसे कि प्रोटोजोआ है और युग्मकों में पक्ष में तथा कशाभिकाय संचलन या गति के अंगक होते हैं। गति इन्हीं से होती है इनकी, और जो गति नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें ये एब्सेंट होते हैं। प्रोटोजोआ में ये अंगक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो ये तो थे इनके कार्य, संरचना। अब हम इसी क्रम में एक सेल ऑर्गेनल देखते हैं, वैक्यूल, रिक्तिका यानी कि रसधानी। कोशिका में जो पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की जो खोज है वो डुजार्डिन ने 1941 में की थी। जंतु कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व पादप की विभजोतक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अत्यंत सूक्ष्म या अनुपस्थित होती हैं। तरुण यानी कि यंग जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका द्रव में समान रूप से फैला रहता है। विभेदन व दीर्घीकरण के दौरान जब भी डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन होता है कोशिका का, तो इसके आकार में तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य की मात्रा में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप कोशिका में कई सूक्ष्म रिक्तिकाएं बन जाती है जो शीघ्र ही संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है। तो आप देख रहे होंगे परिवर्तनशील कोशिका और प्रौढ़ कोशिका, यानी कि परिवर्तनशील मैच्योरिंग है, प्रौढ़ कोशिका यानी कि मैच्योर जो हो चुकी है, ओल्ड सेल है ना, उसमें आप अंतर देख रहे होंगे। यह कोशिका के केंद्रीय भाग में स्थित हो जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य भित्ति के समीप एक पतली स्तर के रूप में जमा हो जाता है। इसे कोशिका द्रति यानी कि प्राइमोर्डियल आर्टिकल कहते हैं। केंद्रक तथा विभिन्न कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स कोशिका द्रति में अंतःस्थापित एम्बेडेड रहते हैं। कोशिका द्रव्य व कोशिका रिक्तिका एक सजीव कला से पृथकित रहते हैं। यह कला रिक्तिका को परिबद्ध किए रहती है। इसे टोनोप्लास्ट या रिक्तिकीय कला है ना, टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। टोनोप्लास्ट की खोज डी व्रिज ने 1885 में की थी, उनके द्वारा ये खोज की गई है इसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी टोनोप्लास्ट भी लाइपोप्रोटीन से निर्मित इकाई कला रचना होती है। इसका पारगम्यता रोध जो परमेबिलिटी बैरियर है प्लाज्मा झिल्ली की तुलना में काफ़ी उच्च होता है। रिक्तिकाओं में तनु विलयन भरा होता है, इसे कोशिका रस या धानी रस कहते हैं। सेल सेप या वैक्यूलर सेप, यह उदासीन यानी कि न्यूट्रल या तनु अम्लीय प्रकृति का होता है। कोशिका रस में कई पदार्थ घुलित रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि खनिज लवण, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स व फॉस्फेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज तथा इन्यूलिन इत्यादि। उसके अलावा एमाइड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड तथा कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि टैनिन, एल्कलॉइड्स व ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं। कुछ पादपों में कोशिका रस में एंथोसाइनिक वर्णक भी घुले रहते हैं, जिससे पर्ण जो लीव्स होती हैं और फ्लावर्स होते हैं उसमें बैंगनी, लाल व नीले रंग उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये थी इसकी संरचना। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, रिक्तिका क्या काम करती है प्लांट सेल में। रिक्तिकाएं जो हैं कोशिकाओं की आशून्यता यानी टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होती है? स्टिफ रखती है कोशिका को। अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहते हैं इसके कोशिका रस का, तब टर्जिड रहती है टोनोप्लास्ट ये रिक्तिकाएं, जो कोशिकाओं को कार्यकीय रूप से सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है। पौधे की पत्तियों, शाखाओं व अन्य कोमल अंगों को तने हुए स्ट्रेस रखने के लिए भी आशून्यता बहुत आवश्यक होती है।
कोशिका विवर्धन या इलॉन्गेशन द्वारा कोशिका वृद्धि में सहायक होती है। कोशिका में वर्ज्य पदार्थों के यानी कि वेस्ट मटेरियल के अस्थायी रूप से संग्रह तथा निष्कासन में उपयोगी होती हैं। कई पौधों में एंथोसाइनिक वर्णक घुले हुए रहते हैं। ये वर्णक परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। कई पौधों में रिक्तिकाओं में एल्कलॉइड्स का संग्रह होता है। इस कारण शाकभक्षी यानी कि हर्टिनोरस इन पौधों को नहीं खाते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं ना, इस पौधों को नहीं खाते हैं। तो ये तो थे फंक्शंस और स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल जो आज हमने देखी। तो आज के बच्चों आज के वीडियो में हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स फ्लैजेला, सीलियन, वैक्यूल्स को डिस्कस किया था। ओके, आगे की जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।